हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज के बारे में, डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में। तो बिना किसी देरी के बच्चों स्टार्ट करते हैं सेशन को और बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की, और फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ड्यूरिंग अ डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई आरएनए प्राइमेज आर सिंथेसाइज्ड बाय, ठीक है। तो फर्स्ट वन ऑप्शन दिया है हमें डीएनए बी, बी ऑप्शन दिया है हमें सेकंड नंबर का डीएनए जी, सी ऑप्शन है हमारा डीएनए सी, और फोर्थ नंबर का ऑप्शन क्या है हमारा, तो डीएनए ए। तो लगभग हम अगर बात कर रहे हैं इकोलाई के रेप्लिकेशन के बारे में, तो वहां पे जो है हमें चारों एंजाइम जो है काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली प्राइमेज सिंथेस की या फिर प्राइमर एंजाइम की, तो कौन से ऐसे एंजाइम हो सकते हैं जो कि आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करेंगे, तो उस वाले केस में कौन आते हैं देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, डीएनए बी है। और डीएनए बी को ही हम क्या बोलते हैं, तो डीएनए बी को ही हम बोलते हैं, एक सेकंड। तो डीएनए बी जो एंजाइम है हमारा, हम डीएनए बी को ही क्या बोलते हैं, तो डीएनए बी को बोलते हैं हम हेलिकेज होगा, ठीक है। अब डीएनए जी जो है हमारा, डीएनए जी क्या हो जाएगा, तो डीएनए जी हो जाता है हमारा प्राइमेज एंजाइम। फिर डीएनए सी जो है वो क्या है, तो हेलिकेज लोडर हो जाएगा। और डीएनए ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो इनिशिएटर प्रोटीन हो जाता है, ठीक है। तो ये चारों एंजाइम की अगर हम बात करें, तो ये चार डिफरेंट एंजाइम जो है आपको चार डिफरेंट काम करते हुए नजर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आएगा हेलिकेज। तो हेलिकेज का काम क्या होता है, तो अनवाइंडिंग करता है किसके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की अनवाइंडिंग ऑफ हाइड्रोजन, अनवाइंडिंग ऑफ अ डीएनए हेलिक्स बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करेगा, तो अनवाइंडिंग करेगा किसकी, तो डीएनए हेलिक्स की, और किसके थ्रू, तो ब्रेकिंग करके हाइड्रोजन बॉन्ड की। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या है, डीएनए जी है, और डीएनए जी को ही हम क्या बोल रहे थे, तो प्राइमेज बोल रहे थे। अब प्राइमेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, तो सिंथेसिस या आरएनए प्राइमर सिंथेसिस का काम कौन करेगा, आरएनए प्राइमर सिंथेसिस का काम कौन करता है, हमारा प्राइमेज एंजाइम हमें करते हुए नजर में आता है। फिर उसके बाद है डीएनए ए प्रोटीन, और इनिशिएटर प्रोटीन ही हम बोलते हैं। और इनिशिएटर प्रोटीन का काम होता है रिकॉग्नाइज ओ आर सी रीजन, उसके ऊपर क्या करना है, जाके बैठना है या उसके ऊपर जाके अटैच हो जाना, ठीक है। डीएनए सी क्या करेगा, तो हेलिकेज लोडर का काम करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का जो हमारा क्वेश्चन होगा, वो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डीएनए जी जो है वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो करेक्ट आंसर हमें होते हुए देखने को मिल जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द रेप्लिकेशन फोक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन दिया है प्राइमेज, सेकंड वन दिया है हेलिकेज, थर्ड वन दिया है लाइगेज, और डी जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है, तो डीएनए पॉलीमरेज है। अब जो है रेप्लिकेशन फोक की जगह, या फिर हम रेप्लिकेशन बबल की अगर बात करें, तो ये आपका डीएनए होगा, ये आपका डीएनए का बबल फॉर्म हो जाएगा। फिर आगे ऐसे हम बात कर सकते हैं। अब जो है आपको एक जगह के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, तो एक जगह के ऊपर आपको कंटिन्यू सिंथेसिस देखने को मिलेगी, और वही जो है आपको इस जगह के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, अनदर साइड से ऊपर आपको ओका जो कि फ्रैगमेंट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पूछा है कि कौन कौन से जो है वो एंजाइम यहाँ होते हैं। अब नॉट अ कंपोनेंट पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो नॉट अ कंपोनेंट पूछा है।
मतलब जहाँ हम रेप्लिकेशन फोक की बात कर रहे हैं, रेप्लिकेशन बबल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट जो है वो नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं प्राइमेज की बात करूँ तो प्राइमेज तो होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि प्राइमेज का काम क्या होता है। तो प्राइमेज का काम होता है प्राइमर की सिंथेसिस करना। अब प्राइमर की सिंथेसिस होगी तो ही आगे डीएनए का सिंथेसिस होगा। अब यही बात अगर मैं लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर करूँ तो लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर प्राइमर की सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यूअसली जरूरी होती है। फिर उसके बाद है हेलिकेज। तो हेलिकेज का काम कहाँ होगा, तो यहाँ अनवाइंडिंग करने का काम हो जाएगा हेलिकेज का। ठीक है, फिर वो उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करेगा, तो न्यूक्लियोटाइड की एडिशन करने का काम करेगा, न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसिस करने का काम करेगा। बट ऑप्शन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा कौन सा, डीएनए लाइगेज जो है, लाइगेज एंजाइम हमें क्या काम करते हुए देखने को मिलेगा, अंततः निक सीलिंग का काम करते हुए देखने का मिलेगा। जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आके सारे न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देगा, फिर जाके उसके बाद जो गैप है उसको फिल करेगा, और गैप फिल होने के बाद कौन काम करेगा, तो हमारा लाइगेज जो है वो निक सीलिंग का काम करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का काम कौन करेगा, तो हमारा लाइगेज एंजाइम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए का कंपोनेंट कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से फैक्टर नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला है। तो फर्स्ट वन ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोज शुगर। बी जो है वो आपका क्या है, तो फॉस्फेट ग्रुप है। सी जो है आपका क्या है, तो राइबोज शुगर है। और डी ऑप्शन क्या है आपका, तो नाइट्रोजनस बेस होगा। ठीक है, तो डीएनए की अगर बात करें तो आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर तो देखने को मिलेगा, फिर फॉस्फेट ग्रुप है वो भी देखने को मिलेगा, और नाइट्रोजन बेसिस जो है, चाहे वो एडेनिन हो जाए, थाइमिन हो जाए, गोनाइन हो जाए, साइटोसिन हो जाए, ये डिफरेंट डिफरेंट हमें बेस पेयर भी क्या देखने को मिलती है, तो हमारे डीएनए के कंपोनेंट में देखने को मिल जाती है। बट अगर मैं राइबोज शुगर की बात करूँ तो राइबोज शुगर जो है वह कहाँ होगा, तो यहाँ पे डीएनए में अपसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो राइबोज शुगर कहाँ फाउंड होगा फिर, तो राइबोज शुगर फाउंड होता है हमारा कहाँ पे, तो आरएनए की केस में। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। तो राइबोज शुगर हमें कहाँ फाउंड होते हुए देखने को मिलेगा, तो आरएनए में हमें जो है वो राइबोज शुगर देखने को मिल जाएगा। तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, तो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट वन ऑप्शन है डीएनए आरएनए प्रोटीन। सेकंड वन ऑप्शन है प्रोटीन आरएनए डीएनए। सी वन ऑप्शन है आरएनए डीएनए और उसके बाद प्रोटीन। ठीक है, और डी ऑप्शन क्या है, तो प्रोटीन डीएनए और क्या होगा उसके बाद फिर से, तो आरएनए होगा। तो देखते हैं, तो सेंट्रल डॉग्मा की जब हम बात करते हैं तो सेंट्रल डॉग्मा में हमें क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले आएगा डीएनए। अभी से डीएनए का क्या होगा, तो रेप्लिकेशन होगा। तो डीएनए का क्या होगा, तो रेप्लिकेशन होगा। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा डॉटर डीएनए, तो फिर हम उसी को ही डीएनए बोलते हैं। फिर इससे डीएनए जो है हमारा बना, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। इसके डीएनए से क्या बनेगा, इस वाले डीएनए से तो आरएनए बनेगा। अब ये जो आरएनए बनता है ये बनता है किसके थ्रू, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब आरएनए जो है, आरएनए से क्या बनता देखने को मिलेगा हमें, आरएनए से बनेगा आपका प्रोटीन। ये प्रोटीन जो बनता है ये किसके थ्रू बनेगा आपका, तो ये बनेगा आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो तीन डिफरेंट प्रोसेस जो है हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, तो सेंट्रल डॉग्मा में। तो फर्स्ट वन जो है डीएनए से डीएनए बनता है उसको ही हम रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर डीएनए से जो आरएनए बनेगा तो आरएनए के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो उस वाले कंसेप्ट को या उस वाले चीज को हम क्या बोलते हैं, तो ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में जाए तो फर्स्ट वन ऑप्शन हमें क्या देखने को मिल रहा है,
तो डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से क्या बन रहा है, अगेनली प्रोटीन बन रहा है। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट ऑप्शन ही हमें क्या देखने को मिलता है, तो करेक्ट देखने को मिलता है। फिर भी अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्रोटीन, प्रोटीन से आरएनए बनेगा और उससे डीएनए बनेगा, तो ये नहीं होगा। फिर सी ऑप्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, आरएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से प्रोटीन बनेगा, तो ये भी देखने को नहीं मिल रहा है। और डी ऑप्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्रोटीन से डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बादर जो तीनों भी ऑप्शन है, प्रोटीन से आरएनए कैसे, उल्टा प्रोसेस कैसे चलेगा, प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकता है। फिर आरएनए से डीएनए जो है वो बनेगा, बट लेकिन डीएनए से फिर से एमआरएनए और फिर से प्रोटीन बनना चाहिए। ठीक है, सी जो ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन किसके बारे में कह रहा है, तो सी वो ऑप्शन जो है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में बोल रहा है। बट एक्चुअली सेंट्रल डॉग्मा की हम बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल डॉग्मा में क्या आ जाएगा, सिंपली डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से जो है हमें क्या बनते देखने को मिलेगा, तो प्रोटीन बनते हुए देखने को मिल जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ टीआरएनए, ऐसा पूछा है। तो फर्स्ट वन है कैरीज द जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। फिर है कैरीज ट्रांसफर अमाइनो एसिड टू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यूरिंग अ ट्रांसलेशन। सी ऑप्शन है एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर अ डीएनए रेप्लिकेशन। और डी ऑप्शन है रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर बात करें टीआरएनए की, तो टीआरएनए हमारा क्या करता है, तो टीआरएनए एक टाइप्स ऑफ आरएनए है जिसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, तो जिसके ऊपर हमारे अमाइनो एसिड बाइंड होते हैं। और साथ ही में टीआरएनए के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो एंटीकोडॉन के रीजन देखने को मिलते हैं, एंटीकोडॉन देखने को मिलते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सॉरी, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कैरी द जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। अब जो जेनेटिक कोड कैरी करने का काम करता है, तो जेनेटिक कोड कैरी करने का काम करता है हमारा तो कैरी द जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। तो हमें देखने को मिलता है जो जेनेटिक कोड कैरी करते हैं वो कौन होते हैं, तो हमारे एमआरएनए जो मॉलिक्यूल है, हमारे एमआरएनए वाले आरएनए जो है वो क्या करते हैं, तो जेनेटिक कोड कैरी करने का काम करते हैं। डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन होके क्या बनेगा, तो एमआरएनए बनेगा, तो एमआरएनए के ऊपर हमें क्या देखने को मिलती है, जेनेटिक कोडॉन की सीक्वेंस देखने को मिलती है। और एमआरएनए के ऊपर हमें बहुत सारे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर डीएनए से राइबोसोम के लिए क्या कर रहा है, तो कैरी करते हुए इंफॉर्मेशन मिल रहा है कौन सा, तो जो भी कोडॉन होंगे या जेनेटिक कोड हो गया वो कौन हो जाएगा, तो हमारा एमआरएनए हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर बी ऑप्शन की बात करो, तो बी ऑप्शन क्या है हमारा, ट्रांसफर अमाइनो एसिड टू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यूरिंग अ ट्रांसलेशन। तो ये चीज हमें क्या देखने को मिलती है टीआरएनए के बारे में, तो करेक्ट देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो है अगर हम टीआरएनए की बात करें तो सबसे पहले हमें टीआरएनए क्या देखने को मिलता है, एक सेकंड, ये होता है हमारा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो है उसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगी, तो एंटीकोडॉन की सीक्वेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये क्या करता है, तो कैरी करता है किसको, तो अमाइनो एसिड को, और ट्रांसफर करता है कहाँ पे, तो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर। ठीक है, और फिर से जाके क्या होता है, तो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो है उसके ऊपर चार्ज करता है अमाइनो एसिड को, और फिर ट्रांसफर करता है टीआरएनए के ऊपर। ये सब चीज़ें जो है हमें ट्रांसलेशन में देखने को मिलती है। फिर इस वजह से जो है हमारा बी ऑप्शन जो हो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। फिर भी अगर मैं बात करूँ सी और डी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन क्या है, एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर अ डीएनए रेप्लिकेशन। तो टेम्पलेट की तरह टीआरएनए जो है वो एक्ट करते हुए हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। तो सी ऑप्शन भी जो क्या है हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है रेगुलेटर जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम हमें ओपेरॉन में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है। वही चीज़ें जो है हमें यूकैरियोटिक केस में भी बहुत डिफरेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है वो टीआरएनए जो है वो रेगुलेट करने का काम तो नहीं करता, वहाँ पे प्रमोटर रीजन है, ऑपरेटर रीजन है, ये सारी जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, तो रेगुलेट करती है किसको, तो जीन एक्सप्रेशन को।
के साथ साथ अगर यूकैरियोट की बात करें तो mRNA siRNA जैसी चीज़ें जो है वो जीन साइलेंसिंग और उन सब चीज़ों में जो क्या करती है तो रोल प्ले करती है। तो 5th नंबर का क्वेश्चन है और 5th नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन जो है क्या हो जाता है इसका, तो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उससे पहले कि जो भी बच्चे हमारे टारगेट कर रहे हैं IIT JAM BT 2025 को, तो उनके लिए IFS लेकर आ रहा है स्पेशल प्राइस में क्रैश कोर्स, और उसका प्राइस जो है ओनली है 1499 रुपीज़, और उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है ओनली 499 रुपीज़ में। मतलब इतना कम अमाउंट में आपको इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म का सारा मटेरियल जो है वो मिल रहा है। जाइए, इनरोल कीजिए और इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आप सभी को बता दूं कि एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज जो है आपको मिल रही है ओनली 499 रुपीज़ में। उसके साथ साथ आपको मिल रहा है DPPs, आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, आपको वीडियोज डिस्कशन मिल रहा है, आपको डिटेल्ड रैंक एनालिसिस देखने को मिल रही है। तो जाइए और जल्दी से क्या हो जाइए बच्चों, तो इनरोल हो जाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ अ म्यूटेशन रिजल्ट इन द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड लीडिंग टू अ फ्रेम शिफ्ट। ठीक है, तो कौन सा टाइप का जो है हमें एक म्यूटेशन देखने को मिलता है, एक सेकंड में हाईलाइट यूज करते, विच टाइप ऑफ अ म्यूटेशन रिजल्ट इन द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड लीडिंग टू अ फ्रेम शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट वन ऑप्शन है पॉइंट म्यूटेशन, बी ऑप्शन है साइलेंट म्यूटेशन, सी ऑप्शन है मिससेंस म्यूटेशन, और डी ऑप्शन है आपका क्या, तो नॉनसेंस म्यूटेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो अगर ऑप्शन की तरफ देखा जाए तो फर्स्ट वन ऑप्शन है हमारा पॉइंट म्यूटेशन, बी वन ऑप्शन है हमारा साइलेंट म्यूटेशन, सी ऑप्शन है आपका मिससेंस म्यूटेशन, और डी ऑप्शन क्या है आपका, तो नॉनसेंस म्यूटेशन। अब साइलेंट म्यूटेशन की बात करें या फिर पॉइंट म्यूटेशन की बात करें, तो पॉइंट म्यूटेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, तो एक न्यूक्लियोटाइड के बेस के ऊपर क्या हो जाता है, तो चेंज हो जाता है, अल्टरेशन हो जाता है। उस टाइम हम शायद कह भी सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कोई बेस पेयर जो है वो अटैच हुआ है, या फिर कोई बेस पेयर का एडिशन हुआ है या फिर डिलीशन हुआ है। बट अगर हम बात करें साइलेंट म्यूटेशन की, तो साइलेंट म्यूटेशन की केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो हमारे न्यूक्लियोटाइड के कोडॉन के रीजन के ऊपर या फिर DNA में जो है वो सीक्वेंस में चेंज हुआ है, उसके बाद RNA के सीक्वेंस में भी चेंज हुआ है, बट लेकिन जो हमारा प्रोटीन बन रहा है तो वो सेम प्रोटीन बन रहा है, किसी भी प्रोटीन में कोई भी चेंजेस आया नहीं है। उसी समय अगर मैं मिससेंस की म्यूटेशन की बात करूं, तो मिससेंस म्यूटेशन क्या होता है, तो कोई वन अमाइनो एसिड जो है वो अल्टर हो जाता है, उसका बेस पेयर अल्टर हो जाता है, और एक अमाइनो एसिड की जगह के ऊपर क्या हो जाता है, तो हमें दूसरा अमाइनो एसिड जो है वो आते हुए देखने को मिलता है। वही बात करूं मैं नॉनसेंस म्यूटेशन की, तो नॉनसेंस म्यूटेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, जब ट्रांसलेशन हो रहा है तो म्यूटेशन की वजह से क्या आ जाता है, बीच में ही स्टॉप कोडॉन आ जाता है, तो उसके वजह से क्या हो जाता है, तो जो भी प्रोटॉन बन रहा है या जो भी प्रोटीन बन रहा था, तो उसमें क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, या फिर उसका हाफ ही सिंथेसिस होते हुए हमें देखने को मिलता है। तो अगर हमें जनरली ओवरऑली बात करनी है किसी चीज की, तो पॉइंट म्यूटेशन जो है इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है बच्चों, तो आंसर होने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ही मतलब क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन होता है न्यूक्लियोटाइड का। बाकी बचे हमारे तीनों भी जो ऑप्शन है, साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन और नॉनसेंस म्यूटेशन जो है, ये इस रिलेशन में नहीं आते, ना ही रिलेट करते हैं किसको, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए है कोड्स फॉर द प्रोटीन, बी है सिग्नल्स द स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सी है टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन, और डी क्या है, बाइंड्स टू द राइबोसोम। अब क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े तो प्रमोटर का रोल पूछा गया है। अब प्रमोटर रीजन जो है वो किस लिए कोड करता है, कोड्स फॉर प्रोटीन करता है क्या, तो नहीं, कोड फॉर प्रोटीन करते हुए देखने को नहीं मिलता है। फिर उसके बाद है बी सिग्नल द स्टार्ट
ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो हाँ, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्रमोटर की बात करेंगे, प्रमोटर के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलता है, प्रमोटर जो है वो एक ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, तो वहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड हो सकता है। उसके साथ साथ वहां से जो है हमें ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट साइड भी देखने को मिलता है, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइड भी जो है हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है टर्मिनेटर ट्रांसक्रिप्शन, तो उसके हम टर्मिनेटर सीक्वेंस बोलेंगे, ना ही प्रमोटर सीक्वेंस बोलेंगे। और डी जो ऑप्शन है, बाइंड्स टू द राइबोसोम, तो राइबोसोम को बाइंड्स होने की जगह को हमें अलग नाम देते हैं। अगर प्रोकैरियोट है तो फिर शाइनडलगेनो सीक्वेंस होगा, अगर यूकैरियोट है तो वहां पे क्या होगा, तो कोज़ाक सीक्वेंस जो है हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, और कोड्स फॉर दी प्रोटीन की अगर बात करूं, तो कोड्स फॉर प्रोटीन क्या हो जाएगा, तो आपका जो भी आपके स्ट्रक्चरल जीन है या स्ट्रक्चरल कोडान जो है वो किस लिए कोड करते हैं, तो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टेक्निक इज यूज टू एम्पलीफाई डीएनए फ्रैगमेंट। नेक्स्ट टेक्निक का नाम क्या है हमारा, तो कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि क्या कर रही है, तो हमें काम करते हुए नजर में आती है, एम्पलीफाई करने का, किसको, तो डीएनए फ्रैगमेंट को एम्पलीफाई करने का काम करती है। तो फर्स्ट वन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, P1 जो है वो है पीसीआर, C1 जो है आपकी क्या है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, और डी क्या है आपका, तो डीएनए सीक्वेंसिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई डीएनए सैंपल है या डीएनए का फ्रैगमेंट है, अगर उसको मुझे एम्पलीफाई करना है, एम्पलीफाई करने का मीनिंग ये होता है कि सेम डीएनए के फ्रैगमेंट को मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाना, तो उस वाले केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर, तो पीसीआर आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करूंगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो क्या करती है, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम जो भी हमारे मॉलिक्यूल है उनका सेपरेशन करते हुए नजर में आते हैं। डीएनए है तो डीएनए को हम रन करवाएंगे, प्रोटीन है तो प्रोटीन को रन करवाएंगे, आरएनए है तो आरएनए को रन करवाएंगे। तो इसके थ्रू क्या करते हैं हम, तो मॉलिक्यूल का सेपरेशन करते हुए नजर में आते हैं। फिर बी जो ऑप्शन है वो पीसीआर है, वो तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं किसको, पीसीआर को। फिर सी जो ऑप्शन है क्या, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की बात करते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन के थ्रू ही हम क्या बनाते हैं, तो डीएनए के फ्रैगमेंट बनाते हैं। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर क्या होती है, तो रिकॉग्निशन साइट होती है, और वो एंजाइम जाके क्या करते हैं, वहां पे कट करते नजर में आते हैं। फिर डी ऑप्शन है डीएनए सीक्वेंसिंग, तो डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो भी क्या हो जाएगा आपका, तो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो 8 नंबर का जो सवाल है हमारा, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड इन ए जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लाज्मिड जो है उसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या फंक्शन होता है, तो फर्स्ट वन ऑप्शन है टू कट डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट, बी वन ऑप्शन है टू कैरी फॉरेन डीएनए इनटू अ होस्ट सेल, सी है टू सेपरेट अ डीएनए फ्रैगमेंट बेस्ड ऑन साइज, और डी ऑप्शन क्या है, टू सीक्वेंस अ डीएनए। अगर टू कट अ डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट की बात करूं, ये टू कट अ डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट की अगर मैं बात करूं, तो ये काम कौन करते हुए नजर में आएंगे मुझे, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करते हुए नजर में आते हैं। फिर उसके बाद टू कैरी अ फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल की अगर बात करूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर करेक्ट है, प्लाज्मिड हो जाएगा। फिर सी जो है टू सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट बेस्ड ऑन साइज, ये काम किस में होगा, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होगा। तो सीक्वेंस डीएनए के लिए हम सैंगर सीक्वेंसिंग, इडमन सीक्वेंसिंग और डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसिंग के मेथड जो है वो करते हैं। ठीक है, एनजीएस हो जाए, सैंगर हो जाए, उसके बाद मैक्सम गिलबर्ट हो जाए, इन सारे टेक्निक का हम क्या करते हैं, तो यूज करते हैं। तो 9 नंबर का जो सवाल है हमारा, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी जो ऑप्शन है हमारा, प्लाज्मिड क्या हो जाएगा, तो प्लाज्मिड का काम होता है किसको, तो कैरी अ फॉरेन डीएनए इनटू अ होस्ट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आरएनए इनटू अ डीएनए। जो हमारा आरएनए है, उस आरएनए मॉलिक्यूल का जब हम कन्वर्ट करते हैं किसके फॉर्म में, तो डीएनए के फॉर्म में, तो उसको क्या बोला जाता है। सो फर्स्ट वन ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, बी ऑप्शन है ट्रांसलेशन, सी ऑप्शन है रेप्लिकेशन, और डी ऑप्शन क्या है हमारा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन की बात करूं, तो डीएनए से आरएनए बनेगा, उस प्रोसेस को मैं ट्रांसक्रिप्शन कहूंगा। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे,
तो ट्रांसक्रिप्शन जो है हमें क्या देखने को मिलता है, तो डीएनए से जो है आपका आरएनए बनेगा, तो उस वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। अब ट्रांसलेशन की बात आती है तो आरएनए के ऊपर जो कोडिंग रीजन प्रेजेंट है, कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट है, उससे प्रोटीन बनते हुए आपको देखने को मिलेगा, उस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलेंगे। और फिर जो रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन जो है वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, तो डीएनए से जो है आपको डीएनए बनते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की, तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, आरएनए से जो है आपका क्या बनेगा, तो डीएनए बनता देखने को मिलेगा। और इसके लिए जो एंजाइम यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है, तो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो एंजाइम यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो क्या है, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, तो आरएनए डिपेंडेंट है डीएनए पॉलीमरेज। इतनी सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको जो है वो फ्री ऐप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है। आपको क्या करना है, बस आईएफएस का ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे सारे पीवाईक्यूज हो जाए, पीवाईक्यू इन टेस्ट फॉर्मेट हो जाए, उसके साथ साथ 1000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, टीचर्स हैंडआउट हो जाए वाईटी लाइव के, उसके साथ साथ पेपर एनालिसिस जो है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल रही है, तो ऐप के ऊपर मिल रही है। जाइए और ऐप को जो है इंस्टॉल कीजिए। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। और आईएफएस जो है बच्चों हमेशा से एक आउटकमिंग इंस्टीट्यूट रहा है, चाहे किसी भी मामले में हो। फिर आपको स्वीट पीजी हो जाए, आईआईटी जाम हो जाए, गैट भी हो जाए, और उसके साथ साथ गेट जो है, इन सारे टॉपर जो है आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे, तो आईएफएस से देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ऐप डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे स्कैनर दिया है, स्कैनर का यूज़ करना है, और आईएफएस का ऐप क्या करना है, तो डाउनलोड करना है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बच्चों मिलते हैं किसी वीडियो में अलग, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।